हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे दिगंत भाग 2, जो क्लास 12 हिंदी का पार्ट है, उनके संपूर्ण क्रांति। लेसन क्या है हमारा? 3। लेसन क्या? 3 संपूर्ण क्रांति, जिनके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। इनका पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय दिया और लेखक परिचय से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाया, जो आपको वीडियो पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर दूसरे चैप्टर में हमने इन्होंने जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिए और उन भाषण का जो संक्षिप्त रूप था उसका हमने विस्तार से वर्णन किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं पाठ के, सभी प्रश्न उत्तरों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अब आपको करना क्या है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए। सारे क्वेश्चन को हम आंसर बताएंगे मौखिक रूप से, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? जो आंदोलन उन्होंने किया तो इनके संबंध में उनका क्या विचार था। फिर कहते हैं आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर उन्होंने स्वीकार करते हैं। तो देखिए, आंदोलन के संबंध में उनका विचार था, आप आंसर ऐसे लिखिएगा। कहते हैं कि कोई भी आंदोलन आप करिए, जनता का ये हक है कि वह देश का नागरिक है, तो कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन शांति ढंग तरीके से, किसी में अहिंसा न हो, आपके आंदोलन से किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। ये ऐसा विचार था जयप्रकाश नारायण जी का। तो आप कैसे लिखेंगे? जयप्रकाश नारायण जी का मानना है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई कष्ट न हो, किसी तरह की कोई कठिनाइयां न हो, आप इस तरह से आंदोलन चला सकते हैं। चलिए, अब आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में शर्त क्या है? तो वो शर्त कहते हैं कि देखिए, अगर आप लोगों ने हमें इस आंदोलन का प्रधान चुना है तो हम बात तो सबकी सुनेंगे, लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो हमारा होगा। हम खुद का निर्णय लेंगे और तब हम निर्णय देंगे, और आप लोगों को वो मानना होगा, तब हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है? तो समझने में कोई दिक्कत? फिर से एक बार और, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आप आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन शांति ढंग तरीके से, जिससे किसी भी व्यक्ति को आपके आंदोलन से कोई कष्ट ना हो, ऐसा आंदोलन कीजिए। और दूसरा कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व अगर आपने हमें दिया है तो सुनेंगे हम सबकी बात, लेकिन अंतिम निर्णय होगा मेरा, जो हम कहेंगे उसको आपको स्वीकार करना होगा, तब आंदोलन हम चलाएंगे। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? सुनिएगा, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए। पहले इतना पढ़िए। तो लिखेंगे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताबदियारा में हुआ। वहीं पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई, माने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पाई। इसके बाद में ये चले गए, यानी आईए की पढ़ाई करने के लिए, आईएस, आईए नहीं आईएस, क्योंकि साइंस से इन्होंने इंटर किया था, तो आईएस की पढ़ाई करने के लिए चले गए कहाँ? पटना। पटना कॉलेज से इन्होंने आईएससी की पढ़ाई की और फिर 1922 में बीए की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। क्लियर? अब चलिए, वहां पर उन्होंने जो 4 वर्ष बीए की पढ़ाई किए, इनमें उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके घर के लोगों की हैसियत उतनी नहीं थी कि बच्चों को अमेरिका भेजा जाए, लेकिन किसी तरह ये जाते हैं और जाने के बाद वहां पर अपनी खर्च निकालने के लिए किसी होटल में काम करते हैं, किसी साइकिल की दुकान पर काम करते हैं, किसी मोची के यहाँ काम करते हैं। जब जब इनको समय मिलता है तो इस सब का हिसाब से काम करते हैं, ताकि कुछ भी उनको मिल सके और उससे उनका अमेरिका का खर्च पूरा हो सके। कहते हैं कि होटल में हमने जब सोया तो कभी एक खाट पर अकेले नहीं सोया, एक खाट पर एक हम सोते थे और अमेरिका का कोई एक लड़का सोता था, ताकि खर्च कम लगे इसके हिसाब से। अर्थात अमेरिका में इन्होंने कठिनाइयों से अपना बीए की पढ़ाई पूरी की। इस अवधि में कौन सी बातें आपको अधिक प्रभावित करती है? तो देखिए, इस अवधि में
जो उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद किसी तरह से उन्होंने अपनी अध्ययन पूरा की, ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। ये बात मुझे प्रभावित करती है क्योंकि छात्रों को कष्ट के साथ अपने अध्ययन को पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। लिखेंगे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जयप्रकाश जी नारायण का जन्म शताब्दी आरा में हुआ। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा पाने के लिए आईएएस की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज से उन्होंने पटना किया, सॉरी आईएएस किए, और उसके बाद वे चले गए अमेरिका। अमेरिका से उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। अमेरिका की प्रवास में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खर्च इतनी नहीं थी, इसलिए ये क्या करते थे, किसी होटल में बर्तन साफ करने का काम, कभी बावर्ची का काम, कभी वेटर का काम, कभी सड़क के किनारे मोची जूता पॉलिश का काम, कभी साइकिल दुकान में काम, ऐसे करके इन्होंने किसी तरह से अपनी खर्च पूरा निकाल करके और अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की। अब कहता है इनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, तो पढ़ाई के समय इन्होंने कठिनाइयों के साथ भी अपने अध्ययन को पूरा कर लिया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 3, सुनिएगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए, क्वेश्चन है कि जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे तो वहां पर कम्युनिस्ट की पढ़ाई कर लिए, अध्ययन कर लिए, समाजवाद का अध्ययन कर लिए, लेकिन जब वो अमेरिका से लौटे तो वो कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए, वो कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। तो कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमने अपने आदर्श लेनिन, आपने सुना होगा, जो रूसी क्रांति के नायक थे और मार्क्सवादी के विचारधारा के थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार है, किसी देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार है और उस देश का नागरिक कम्युनिस्ट में तब शामिल हो जब कम्युनिस्ट स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ रही हो, स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ रही हो। अगर कम्युनिस्ट स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ नहीं रहा हो तो समझिएगा कि वो सच्चा देशभक्त कम्युनिस्ट नहीं है, वो सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है। ये उन्होंने किताब में पढ़ा था, अमेरिका में क्या पढ़ा था, तो लेनिन अपनी एक किताब में क्या लिखते हैं कि अगर किसी देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो और उस देश के वासी कम्युनिस्ट का हो और कम्युनिस्ट स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर नहीं भाग ले रहा हो, वो नहीं लड़ रहा हो, तो समझिए वो सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है, वह देश का अच्छा नागरिक नहीं है। ये बात किताब में पढ़े थे अमेरिका में। जब वो लौटते हैं भारत, जयप्रकाश जी भारत लौटते हैं तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, लेकिन कम्युनिस्ट स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग नहीं ले रही थी। तो इनको लगा कि हमें इनमें नहीं भाग लेना चाहिए, और वो कहां भाग ले लिए, कांग्रेस में ले लिए, कम्युनिस्ट में भाग नहीं लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग नहीं ले रही थी। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों नहीं भाग लिए, इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले रही थी। एकदम सिंपल सी बात है, आराम से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, पाठ के आधार पर 100 प्रसंग। अब देखिए, अब कुछ कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि कुछ प्रसंग दिया रहता है और पूछता है कि किस पाठ से है, इसका क्या अर्थ होना चाहिए। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब बारी बारी से हम लोग लिख सकते हैं, धैर्य बना करके अगर रखा जाए तो। देखिए कहते हैं अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जो जानता है कि शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अब देखिए ऐसा रहेगा, तो आप देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी 11th में भी हम लोग पढ़े थे, और अब तो 12th में हम लोग हैं। तो पहले कैसे शुरू करते हैं, तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, क्या लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति जयप्रकाश नारायण रचित संपूर्ण क्रांति पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी माने अगर आप कोई प्रजातंत्र का कोई दुश्मन होगा तो वो किसका दुश्मन होगा, जनता के कार्यक्रम में बाधा डालेगा, उनकी गिरफ्तारी करेगा,
उन पर लाठियां। यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्वतंत्रता। हर नागरिक को शांति ढंग तरीके से उन्हें आंदोलन करने, जुलूस निकालने का हक है, अधिकार है। ऐसा अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो जुलूस को रोकेगी, जुलूस में भाग ले रहे लोगों को गिरफ्तार करेगी, उसे बंद करेगी। नहीं तो वो कहते हैं कि वो दुश्मन किसका है? वे लोग दुश्मन है किसका? डेमोक्रेसी का। जो आंदोलन को रोकता है, जो आंदोलनकर्ता को गिरफ्तारी करता है, वो किसके दुश्मन है? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के दुश्मन है। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो आप लिखेंगे कैसे? उपयुक्त पंक्ति जयप्रकाश नारायण रचित संपूर्ण क्रांति पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जो लोग देश के नागरिकों को शांति ढंग से जुलूस निकालने, उनको आंदोलन करने से अगर रोकता है, उनकी गिरफ्तारी करता है, उन पर लाठियां चलाता है, तो वो देश का दुश्मन है और डेमोक्रेसी का दुश्मन होगा। आगे क्वेश्चन है ख नंबर, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। चलिए फिर इसका क्या अर्थ लिखेंगे? फिर वही बात लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति जयप्रकाश नारायण रचित संपूर्ण क्रांति पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। ना तो हमें महात्मा गांधी से दुश्मनी है, ना तो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से दुश्मनी है, ना है हमें इंदिरा गांधी से दुश्मनी। व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी उनके नीतियों से है, उनकी पार्टियों को काम करने के तरीके से है। यानी कहते हैं कि हम नीति विशेष से, क्या हमें दुश्मनी है? नीति विशेष से, उनके काम से, उनके काम करने के तरीके से हमें दुश्मनी है। ठीक है, कौन कह रहा है ये? जयप्रकाश नारायण जी। यानी हमें दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं, ना तो महात्मा गांधी से, ना तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और ना ही इंदिरा गांधी से। दुश्मनी है तो किससे है? उनके काम करने के तरीके, उनके नीतियों से हमें दुश्मनी है। झगड़ा हमको उनसे है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिएगा, क्या कहते हैं? बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया है? देखिए, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो लिखेगा, देखिए जयप्रकाश नारायण जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गांधी जी से इनकी अच्छी संबंध भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छी संबंध थी। ऐसा नहीं कि इन दो को लोगों के बीच में दुश्मनी थी। जयप्रकाश नारायण जी बाद में जब कांग्रेस की कुछ नीतियों में गड़बड़ी आ गई तो इन्होंने उन नीति का विरोध किया था। तो वो कहते हैं अपने भाषण, किस भाषण में? वही पटना के जो गांधी मैदान में जो भाषण चल रही है 5 जून 1974, इसी भाषण में नेहरू जी और बापू जी के गुणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमने गांधी जी की भी कई शिकायतें की हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात का भी हमने कई जगह विरोध भी किया था, लेकिन ये लोग महान हैं, महान, क्योंकि जब भी हम उनकी शिकायत भी करते थे तो वो हमें माफ कर देते थे, हमारी गलतियों को वो माफ कर देते थे। हम उनकी अगर शिकायत करते थे तो उस बात को ध्यान देते थे। ऐसे वो महान लोग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अपने भाषण 5 जून 1974 में कि गांधी जी और नेहरू जी महान लोग थे। कभी भी हम उनकी शिकायत कर देते थे, सामने में भी कर देते थे, उनके मुंह सामने, उनके सामने में हम उनका शिकायत करते थे, लेकिन कभी वो हमसे गुस्सा नहीं हुए। हमेशा वो हमारी समझाते हमें और हमें माफ कर देते थे। ऐसे विचार के थे, यानी अच्छे विचार के थे हमारे गांधी जी और पंडित जवाहरलाल। यही गुण का उन्होंने उल्लेख किया है। आगे, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है? भ्रष्टाचार का जड़। अब देखिए, पेड़ का जड़ होता है, भ्रष्टाचार का कोनो जड़ होता है क्या? उखाड़ के ले आइएगा क्या? हाँ, भ्रष्टाचार का, यानी भ्रष्टाचार कहां से फैलती है, ये बात कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे जयप्रकाश नारायण का मानना है, उनका मानना था कि भ्रष्टाचार का मेन जड़ है चुनाव।
भ्रष्टाचार का मेन जड़ क्या है? चुनाव। चुनाव में आज के दौर में बहुत ज्यादा से ज्यादा खर्च होती है, और इतना खर्च होता है तो कहां से आती है? तो वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, इनसे वहां की पार्टियां ना बड़ी बड़ी रकम ले लेती है और मतलब चुनाव में खर्च करती है। चुनाव में खर्च करने के बाद जब पार्टी में वह सरकार जाती है तो वह फिर उस जो व्यापारी है या उद्योगपति है उसे काम करने का मौका मिलता है, मनमाने ढंग से काम करती है। तो ये भ्रष्टाचार का मेन जड़ है चुनाव। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, हम जेपी के इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण चुनाव है। इसे दूर करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे दूर होगा? तो उन्होंने कहा कि चुनाव, ये भ्रष्टाचार तब दूर होगी जब पूरे देश में एक बार चुनाव कराई जाए, आम जनता को चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिले और उसकी जांच हो, तब जाकर के चुनाव संभवतः सफल होगी। और इस बात से हम सहमत हैं। ये हमारी विचार नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण जी अपनी विचार बता रहे थे। कहाँ? भाषण में बोल रहे थे कि पूरे देश में एक साथ अगर चुनाव होगा, सब जनता को भाग लेने का अधिकार मिलेगा, तो हमारी चुनाव भी सफल होगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। क्लियर? चलिए, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? देखिए, दोनों में गहरा संबंध होता है। दल विहीन का मतलब होता है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें कोई पार्टी नहीं होती है, जैसे अपने यहाँ है ना, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप, कम्युनिस्ट पार्टी हंसुआ हथौड़ा तारा छाप। ये दल है, ये पार्टी है। और दल विहीन का मतलब होता है कि उस देश में कोई पार्टी ही नहीं होगी राजनीतिक, केवल कोई व्यक्ति खड़ा होंगे, अपनी प्रचार प्रसार करेंगे और अपना चुनाव में भाग लेंगे, लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। और साम्यवाद का मतलब हुआ कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सबको बराबर का अधिकार हो, जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, तो वह साम्यवाद कहलाता है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब साम्यवाद होगा, जब कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी हमारा लोकतंत्र होगा, और जब लोकतंत्र होगा तभी साम्यवाद होगा। अर्थात जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, आप क्या लिखेंगे वहां पर, पहले ऐसे दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा। लिखिएगा, दल विहीन का मतलब होता है कि किसी भी लोकतंत्र में जब कोई राजनीतिक पार्टियां ना हो तो उसे दल विहीन कहेंगे। और साम्यवाद का मतलब होता है कि जाति, धर्म, विचार, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो तो साम्यवाद कहलाता है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि दोनों में गहरा संबंध है। अगर साम्यवाद होगा तभी तो हमारा लोकतंत्र होगा, तब तो कोई लोकतंत्र का मतलब किसी पर कोई भेदभाव नहीं हो तो लोकतंत्र हुआ। अर्थात दोनों में गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आगे सुनिएगा मेरे भाई 8। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या उपेक्षा है? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या उपेक्षा? तो देखिए, उनका उपेक्षा का मतलब इच्छा, माने वो क्या चाहते थे। संघर्ष समिति जो अभी आप सुने भाषण, वो एक संघर्ष समिति, छात्र का संघर्ष समिति था। उस समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, समिति के माध्यम से वो सरकार से क्या चाहते हैं? तो लिखेंगे, जयप्रकाश नारायण जी इन संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि जो गरीबों का अधिकार है वो मिलना चाहिए, जो आम जनता है उसको भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिले, सबको वोट देने का अधिकार हो, ऐसा वे चाहते हैं। यानी कि गरीबों को अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी उनकी उपेक्षाएं हैं। देखिए, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की उपेक्षा, तो वो कहते हैं कि हमारी जो मांग है, सरकार से वो क्या मांग कर रहे थे कि हमारी जो मांग है, गरीबों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए, उसे वोट देने का अधिकार दिया जाए, उसे देश में किसी जगह आने जाने का अधिकार हो, अपने काम करने का अधिकार हो। जब बराबर समता का अधिकार मिलेगा तब हमारा देश बढ़ेगा। ये मांग कर रहे थे संघर्ष समिति। किससे? सरकार से, उस समय जो सत्तारूढ़ सरकार थी। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश सुने और बताइए कि अधिक प्रभावी क्यों लगा। देखिए,
अब कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी जो भाषण दिए, बहुत सारी बातें बताए। अब आपको अपने मन से वो भाषण में से बताना है कि कौन सी बात वो जो बोले थे वो आपको सबसे अच्छा लगा। अपनी अपनी विचार की बात है। तो हमारी विचार तो ये लगा कि जो पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका, अब पढ़ते समय उन्होंने जो बोला वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहां पर कितनी कठिनाइयों से, क्योंकि छात्र के जीवन में ना देखिए एक दोहा भी है, आपने पढ़ा होगा कि जो सुख चाहने वाले होते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, आज जो विद्या चाहने वाले हैं उसे सुख नहीं मिलती। यानी सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो सुखो, विद्यार्थियों कुतो सुखम। माने विद्या चाहने वाले को सुख नहीं और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं। अर्थात आपने क्या समझा कि जब जयप्रकाश नारायण जी गए थे अमेरिका, उन्होंने किसी तरह से कठिनाइयों से उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। ये बात मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक छात्र को ऐसे करके भी पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विनय आती है। तो उन्होंने जो किया ये बात मुझे बहुत प्रभावित। अब आपको जो लगता होगा आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये भी लिखिए, लेकिन हमें जो अच्छा लगा वो लिख दिए। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जयप्रकाश नारायण जी की भाषण का जो अंश था कि उन्होंने जो कहा कि अमेरिका में जब हम थे तो किस तरह से कठिनाइयों के साथ रह करके हमने वहां का अध्ययन पूरा किया, ये बात मुझे बहुत प्रभावित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझाव को आप कितना सहमत हैं? देखिए, तो इस भाषण में जयप्रकाश नारायण जी सुझाव भी देते हैं कि देखिए चुनाव कराइए, लेकिन एक साथ पूरे देश में चुनाव जो होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि चुनाव कराइए नहीं ऐसी बात नहीं, चुनाव होनी चाहिए। चुनाव नहीं होगी तो फिर सरकार कैसे बनेगी? तो चुनाव कराइए लेकिन पूरे देश में एक साथ, ये कहते थे जयप्रकाश नारायण जी। दूसरा कहते हैं कि सभी चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। और जो हमारी संघर्ष समितियां हैं उनमें से एक व्यक्ति को चुनाव में भी खड़ा करिए और जांच के लिए संघर्ष समिति को दीजिए और जांच करवाइए, ठीक है, कि अगर वो काम सही रूप से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सरकार जो सत्तारूढ़ हो गई अगर वो काम सही से नहीं कर रही है तो जांच समिति को यह भी अधिकार दिया जाए कि उसे इस्तीफा दिलवाया जाए। यानी ये सब रहेगा तो चुनाव भी सही से काम करेगा और सरकार भी सही से काम करेगी। क्लियर? फिर से समझेंगे। जयप्रकाश नारायण जी सुझाव देते हैं अपने भाषण में कि देखिए चुनाव आप करवाइए लेकिन पूरे देश में एक साथ एक तारीख को चुनाव करवाइए। ऐसा नहीं कि कभी कहीं, ऐसा नहीं, एक साथ पूरे देश में चुनाव होनी चाहिए। नंबर एक, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। नंबर दो, नंबर तीसरा कि जो हमारी जांच समिति है उनमें से किसी एक को चुनाव में खड़ा करिए और उनमें से उसके जांच के लिए भी रखिए, उसके कार्य पर नजर भी रखिए। अगर वो गलती करती है तो उसे इस्तीफा भी दिलवाना है, ये भी ध्यान रखना है। तब अगर इस तरह की बातें अगर होगी तो चुनाव भी सही से होगा, सरकार का निर्माण भी निष्पक्ष हो जाएगी और सरकार सही ढंग से काम भी करेगी, क्योंकि जांच समिति रहेगी जब तो सरकार अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना था और इन्होंने भाषण में बताया था। आगे चलेंगे। दिनकर जी का निधन कहां हुआ और किन परिस्थिति में हुआ? देखिए दिनकर जी का मृत्यु 1974 में हुई। भाषण जब दे रहे थे उनसे पहले इस जून में भाषण दिए हैं और उनकी मृत्यु मार्च में हो गई थी शायद, संभवतः यही है, ऐसे हम लोग कल देख लेंगे उसका। लेकिन फिलहाल समझिए उनकी मृत्यु 74 में ही हुई है, लेकिन पहले भाषण से पहले, ठीक है, क्योंकि ये इनके अच्छे मित्र रहे हैं। दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी के अच्छे मित्र रहे, दोनों बिहार के ही थे। दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ। तो दोनों की अच्छी संबंध भी थी। हाँ, दोनों के काम करने के तरीके अलग थे। जयप्रकाश नारायण जी राजनीतिक में थे जबकि दिनकर जी एक अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे, इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। लेकिन वह अपनी लेखनी से भी देश के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो इसीलिए उन्होंने, कहते हैं कि उनके मृत्यु के बारे में लिख रहे हैं, दिनकर जी की मृत्यु दिल्ली के
अल्फ गेस्टन, याद रखेंगे अल्फ गेस्टन, नाम थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, अल्फ गेस्टन अस्पताल में हुआ था। और जब देश में आंदोलन चल रहा था, यही कौन, संघर्ष आंदोलन चल रहा था, तभी उनकी मृत्यु अचानक हो गई थी। कहाँ, दिल्ली के अस्पताल में। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे दिनकर जी की मृत्यु मार्च 1974 में दिल्ली के अल्फ गेस्टन स्कूल मतलब अस्पताल में हुई। कब, जब देश संघर्ष समिति आंदोलन चला रही थी, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, और इनकी मृत्यु अचानक हो गई। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये 11 क्वेश्चन पाठ का जो भी है, हमने जो मौखिक आपको समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे, जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाकी जो भी हमारे क्वेश्चन लोड करेंगे या पाठ बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आगे हम लोग कल मिलते हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ, उनके लेखक परिचय, फिर आगे की जो भी होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।